नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष संवाद कार्यक्रम प्रबोध, जहां अनुभव, विचार और जीवन की सीख तीनों एक साथ सामने आते हैं। आज हमारे साथ हैं 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से। शैलेंद्र सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और हम आज आपसे बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हम आपकी पुस्तक से जो आपने हाल ही में लिखी है और बड़ी चर्चा में भी रही है, शैकल द स्टॉर्म। तो हम जानना चाहेंगे कि 34 वर्षों का आपका एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है पुलिसिंग में, और उसके बाद आपने जो ये किताब लिखी है, इस बारे में बताइए कि कैसे आपके अंदर ये बात आई कि आपको एक बुक लिखनी चाहिए। इंदौर में एक दाऊद इब्राहिम ग्रुप के द्वारा किडनैपिंग की गई थी। एक सीमेंट फैक्ट्री के मालिक थे, उनके बेटे की। वो जैसे से अनर्थ हुई तो एस.के. राउत साहब एडीजी इंटेलिजेंस थे, वो काफ़ी पढ़ने लिखने वाले हैं, मैं तो उतना पढ़ता नहीं हूँ। तो उनको मैं पूरी स्टोरी बता रहा था, तो उन्होंने बेस्ट सेलर बुक द किडनैप पढ़ी थी। तो उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारी स्टोरी उससे ज़्यादा थ्रिलिंग है और यू मस्ट राइट दिस। बाकी काम में व्यस्त होकर भूल गए, याद नहीं रहा। फिर जब कोविड के दौरान खाली थे, घर पे बैठे थे, वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा था, तो एक दिन ऐसी कुछ यादें जुड़ी। एक बेटन था, उसको देखा, उससे मेरे एक दोस्त की मेमोरी जुड़ी हुई थी। वो मेरे लिए लकी बेटन था। तो ये सब यादों को जोड़ते हुए फिर मैं सोचा चलो, राउत साहब ने कहा था कि इसको लिखना चाहिए, तो कुछ लिखना शुरू किया। तो मैं वैसे भी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में विश्वास रखता हूँ। छोटा छोटा बना के प्रोजेक्ट, उसको सबको जोड़ दो तो बड़ा हो जाता है। तो मैंने ऐसे छोटी छोटी 30-35 स्टोरी लिखी जो अपने अनुभव की एक्चुअल थी, एक्चुअल क्राइम स्टोरीज। और उसमें से फिर मैंने पहले 20 छाटी, फिर 15 छाटी, फिर 14 स्टोरी का मैंने कंपाइल करके और उसको फिर बुक फॉर्म में पब्लिश किया है रूपा से। तो उसमें भी आपका भी कोई एक ऐसा होगा कि ऐसा केस होगा जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, और आज भी अगर आप उसको याद करें तो कहते हैं कि बहुत झकझोर देता है, या बड़ा ही अजीब सा संवेदनशील सा केस होगा। ऐसे केस के बारे में भी आप बताइए जिसको आपने उसमें लिखा है। इसमें मैंने केसेस तो बहुत इम्पोर्टेंट लिखे हैं, ज़्यादातर केसेस बहुत ही संवेदनशील हैं। लेकिन जो पहला मेरा अनुभव हुआ, एक कहना चाहिए रोंगटे खड़े कर देने वाला। एक बच्ची की नरबली थी, मैं नीमच में पोस्टेड था, 13 साल की बच्ची थी, और मुझे बताया गया खेलते खेलते उसको कुछ तलवार लग गई, उसकी डेथ हो गई मंदिर में। तो मैं खुद गया, ऑफिस में बैठा था, और कांस्टेबल आके बताता है कि एक लड़की की डेथ हो गई है, एक्सीडेंटल है, तलवार लगी। तो मैंने चलो देख के आते हैं। तो उसकी उल्टी बॉडी रखी हुई थी, ज़मीन पे लेटी हुई थी। तो लेडी कांस्टेबल उन दिनों 1-2 होती थी जिलों में, और अगर बुलाते तो उसको अगले दिन आती मंदसौर से। तो मैंने खुद ही उसको उठाया, छोटी बच्ची थी, उसको कंधे पकड़ के, और मैंने बॉडी को टर्न किया चेहरा देखने के लिए। आई वॉज शॉक्ड। वो सर ज़मीन पे रह गया और बिना सर की बॉडी हमारे हाथ में थी। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ। पूरा चारों तरफ खून है, मैं बीच में खड़ा हुआ हूँ, बॉडी के एक तरफ एक पैर है, दूसरी तरफ दूसरा पैर है, बॉडी का सर ज़मीन पे है और बॉडी मेरे हाथ में है। ये हाँ, वेरी हॉरिबल, वेरी पेनफुल। तो अब सर हम अगर नक्सलवाद की बात करें, नक्सलवाद से भी आपका पाला पड़ा है, आप उस एरिया में भी रहे हैं, तो नक्सलवाद से निपटने के लिए कैसी रणनीति अपनाई जाती है? अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे। जी। ईश्वर करे ये सही हो जाए, क्योंकि है तो बहुत डेंजरस। ये यूथ को मिसगाइड करते हैं। वो गांव में बोलते हैं एक रिमोट विलेज है, उसको बोलते हैं कि हमें यहाँ पक्की सड़क होना चाहिए तुम्हारे लिए, पब्लिक स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। अब घर ही वहाँ पे 4 हैं, टोला बोलते हैं। अब उस टोला तक पहुँचने के लिए कहाँ से होंगे? फिर जितना ये प्लांटेशन हो, तो बोले सागौन तो ठेकेदार के लिए है, तुम तो बोलो यहाँ पे अंगूर लगाएं, लीची लगाएं। तो इस तरीके से वो भड़काते हैं। बट अभी तो काफ़ी कम्युनिकेशन काफ़ी बढ़ गया है, रोड्स ना होने के कारण करप्शन भी एक मुद्दा था लोकल एरिया में। देन जो कुछ स्कीम्स थी जिससे ट्राइबल्स को फ़ायदा मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाता था, तो वो सब चीज़ें हैं। एंड प्लस वहाँ पहुँच नहीं थी।
तो अब क्योंकि रोड वगैरह इतनी बन गई हैं, बॉर्डर रोड्स इतनी अच्छी बन गई हैं और वहाँ पे मोबिलिटी बहुत बढ़ गई है उस एरिया में, डेवलपमेंट भी हो रहा है, जो प्राइमरी हेल्थ, एजुकेशन, इस सब का हो रहा है। तो डेवलपमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर दो प्रोंग पे नक्सलाइट्स को टैकल किया जा रहा है। हम हमेशा कहते थे जब हम वहाँ रहे, हमको तो उस समय तो टूल्स एंड टेक्निक्स ही नहीं थे कि कैसे करना है। हमें तो स्टडी का पीरियड था कि लैंड माइन कैसे लगाते हैं, क्लेमोर माइन कैसे लगाते हैं। और उन दिनों तो बकेट बॉम्ब लगते थे, जिलेटिन लिया और एक बकेट भर के उसमें 2 स्टिक डाली, डेटोनेटर्स डाले और उसको पूरा 15 किलो ब्लास्ट कर दिया, पूरी गाड़ी उड़ जाती थी। 30-30, 35-33 लोग मारे जाते थे। आजकल तो टचवुड और थोड़ा सा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मिल गए हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इन्फिल्ट्रेशन पुलिस का, एनफोर्समेंट एजेंसीज का रूरल एरिया में, रिमोट एरियाज में बढ़ गया, तो इंटेलिजेंस आने लगी। लेकिन हम बात करेंगे जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं या सांप्रदायिक तनाव होता है, उस समय एक आईपीएस अधिकारी की बहुत बड़ी चुनौती होती है उनके सामने। तो उस समय किसको प्राथमिकता देनी चाहिए एक आईपीएस अधिकारी को, शांति को या कानून को? क्या देखना चाहिए? जवाब तो कानून की किताब में लिखा होता है जी। और ज़्यादातर कम्युनल राइट्स के बाद जुडिशियल इंक्वायरी होती है और उस इंक्वायरी में वही देखा जाता है कि आपने कानून संबद्ध क्या क्या किया है। और कानून और शांति अलग अलग नहीं है, कानून से ही शांति मिलती है, तो कानून का स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। तो सर हम यहाँ एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो अब चलें जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि साइबर क्राइम के बारे में, जो आज हम सबके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैंने भी इसके बारे में झेला है, साइबर क्राइम हमारे सामने भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन जिस समय इसकी नींव रखी जा रही थी साइबर क्राइम को रोकने के लिए, तो मध्य प्रदेश में पहला सेल आप ही ने स्थापित किया था। तो उस साइबर क्राइम का सेल जब आपने स्थापित किया, उस समय कैसी चुनौतियाँ थी और आज हम देखें आज साइबर क्राइम की कैसी चुनौतियाँ हैं? 21वीं शताब्दी बहुत सारी नई चीज़ें लेके आई, नई टेक्नोलॉजी लेके आई और जब विकास होता है तो पिलफरेज भी होते हैं, उसके साथ परेशानियां भी आती हैं। तो साइबर क्राइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के बाद
जो उसकी बुराइयां सामने आई वो साइबर क्राइम के रूप में आई हैं। देखिए, हम बिना आईटी के लाइफ को आज की तारीख में सोच नहीं सकते हैं। कितने फ़ायदे हैं, कितना आसान हो गया है जीवन, कह नहीं सकते, लेकिन उसके साथ में कुछ बुराइयां आई हैं, वो साइबर क्राइम है। जब टर्न ऑफ दी सेंचुरी पे, मतलब 2000 में मैं DIG CID था, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया और उस एक्ट के आने के बाद ई-गवर्नेंस भी आई, तो बहुत सारे लोगों के हाथ पैर फूल गए। मेरे को बेसिक नॉलेज थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर्स वगैरह की, बट देन मैंने खुद अपने को अपग्रेड करने के लिए MCA किया, साइबर क्राइम सेल बनाई और अपने पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग दी। कुछ ट्रेनिंग मैनुअल्स तैयार किए कि साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के क्या टूल्स एंड टेक्निक्स होना चाहिए। साइबर क्राइम में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एविडेंस कैसे इकट्ठा करें। पहले तो साइबर क्राइम की जो खूबियां हैं, एक तो एनोनिमिटी होती है, वो कहीं मतलब मालूम नहीं, यहाँ बैठ के अमेरिका में अपराध कर सकते हैं, बेल्जियम में बैठ के, ब्राज़ील में बैठ के हिंदुस्तान में अपराध करते हैं, ठगी करते हैं। दूसरा स्पीड, बटन दबाया और अपराध हो जाता है। और तीसरी चीज़ होती है ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स। हमारे ज्यूरिसडिक्शन के तो बॉर्डर फिक्स हैं क्रिमिनल्स के लिए, बिकॉज होल वर्ल्ड इज अ ह्यूज विलेज एज फार एज इंटरनेट इज कंसर्न। तो ये तो पूरा विलेज है, उनको एक ही है, कोई बाउंड्री नहीं है क्राइम के लिए। बटन दबाया अमेरिका पहुंच गए, बटन दबाया चाइना पहुंच गए। लेकिन हम चाइना नहीं जा सकते हैं, और अगर जा भी सकते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो एक्चुअल ऑफेंस हुआ उससे 1000 गुना, लाख गुना ज़्यादा होगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो साइबर क्राइम परेशान करता है। लेकिन एक चीज़ है साइबर क्राइम में, अगर हम विजिलेंट हैं, हम में कॉमन सेंस है और हम में लालच नहीं है, तो हम कभी भी चीटिंग, फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन, इस सब के विक्टिम नहीं बनेंगे। काफ़ी मतलब IPS ऑफिसर है तो आप समझ लो बहुत विद्वान होगा। एक दिन मैं IG भोपाल था, रिटायर्ड थे, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि अरे यार मेरे 40,000 रुपये वापस कराओ। पूछा किसने ले लिया? तो बोले नहीं, वो मेरे पास आया था, एक लॉटरी निकली थी और उन्होंने कहा इतना उसके प्रोसेसिंग चार्जेस लगेंगे, मैंने दे दिए। तो मैं सर किसको दे दिए? बोले उसको दे दिए। तो मैंने कहा सर ये तो आपने गलती की, नहीं देना चाहिए। वो नहीं, मेरे पास तो ईमेल है। तो ईमेल, मैंने कहा सर वो ईमेल तो स्पूफ्ड मेल होगा, ईमेल से किसको खोजोगे? नाइजीरिया से बैठ के ईमेल कर रहे हैं। लेकिन ये ही लॉस्ट इज 40,000 रुपीज़। हमने कोशिश भी की लेकिन वो नाइजीरिया से थे, मिला नहीं। लेकिन ये बताइए, आपने जब कोई टिकट नहीं खरीदा, कहीं आप लॉटरी में भागीदारी नहीं किया आपने, तो आपको लॉटरी कैसे मिल जाएगी? ये तो सर बहुत चला था ये। मेरे पास नाप तौल के नाम से कभी कोई सामान खरीदा होगा, बहुत सारे बाई पोस्ट आते हैं, तुमको इतना मिला, प्रोसेसिंग चार्ज दो, ये दो। हमें लालच है ना, हमको कोई फ्री में क्यों देगा? तो एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये लॉटरी खूब निकली, लोग बहुत परेशान हुए, चीटे हुए। फिर सेक्सटॉर्शन का हुआ, एक लस्ट। अब भाई मेरे को कोई लेडी हेलो हाय क्यों बोलेगी? वो लेडी नहीं है। अच्छी सुंदर सी लेडी फ़ोटो लगाएं किसी इंटरनेट से उठा के और उसको DP लगा के और आपको हेलो हाय करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपने जवाब दिया तो वो कहेंगे वीडियो कॉल करो। आपने वीडियो कॉल किए, आपका लस्ट है ना, गलती तो आपकी है ना। और आपको कोई क्यों अननोन व्यक्ति ऐसा कहेगा? आप में ऐसी कौन सी सुरखाप के पर लगे हैं? हमारे यहाँ कहते हैं कि नहीं, आप तो बहुत ही जब तक ट्रैप में फंसने को तैयार ना हो। फिर वहाँ से एक वीडियो चल देता है सामने, वो तो सब रिकॉर्डेड है, कोई लेडी वेडी थोड़े है कि आपको लेओर कर रही है। आप लेओर हो जाते, उसके बाद वो बोलते हैं 5 मिनट बाद आया था कि आपका पूरी वो स्क्रीनिंग किए रहते हैं कि आपके भाई को, बहन को भेज दें, बेटी को भेज दें, बेटे को भेज दें, वाइफ को भेज दें, रिश्तेदारों को भेज दें, दोस्त को भेज दें। तो वो कहते हैं भेजें या डिलीट करें, तो आप ऑब्वियसली बोलते हो डिलीट करें, तो बोलते 40,000 दो, 50,000 दो। लोग विक्टिम होते हैं, कई पकड़े भी गए। तो ये सब अज्ञानता, लालच एंड लैक ऑफ कॉमन सेंस से ये अपराध होते हैं। बिल्कुल सर, ये तो चल ही रहा है। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट वाली जो कहानी है, ये भी आजकल बहुत चल रही है कि लोग कहाँ से आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं पता कर लेंगे कि ऐसा हो गया। कई लोग उसमें भी बहुत ज़्यादा फंसे हैं। अरे अभी कल मेरे पास एक चालान आया ट्रैफिक का जी। कि आपकी गाड़ी चालान की है और आप इसको 1,000 रुपये फ़ाइन दीजिए। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया कि भाई कौन बोल रहे हैं? उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, वो तो कोई उसका। तो
कह रहा था आपका चालान हुआ है, वो आप जो है आ जाइए, नहीं तो आप 500 रुपये इस पर UPI कर दीजिए मेरे को। 500 रुपये। वो नंबर एक पुलिस ऑफिसर के पास पहले था और मैं उस पुलिस ऑफिसर को जानता हूँ। इंदौर में सब इंस्पेक्टर है, मैं कई बार उससे मिला हूँ। मैं जब इंदौर जाता हूँ आता था मेरे पास मिलने। मैंने उसके IG को इंदौर को कल फ़ोन किया और मैंने उससे कहा कि ये ऐसा आया, नंबर भेज दिया, स्क्रीनशॉट भेज दिया, वो नंबर भेज दिया, इससे आया। उन्होंने बताया तो स्पैम है, तो ये तो कॉमन सेंस है, मुझे मालूम है। सबसे बड़ी चीज़, मेरे पास कोई गाड़ी ही नहीं है मेरे नाम। सर, जितना आपका अनुभव रहा है साइबर क्राइम को रोकने के लिए और आपने लोगों को बहुत समझाइश भी दी है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को भी ऐसी समझाइश दें साइबर क्राइम और साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए क्या उन्हें महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी चाहिए। लालच, लस्ट और कॉमन सेंस, ये 3 चीज़, लालच नहीं होना चाहिए, लस्ट नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए। ये 3 चीज़ आपको हैं, आपको कोई भी अपराध में, साइबर अपराध में तो नहीं फंसा सकता। आप अब रिटायर्ड हो गए हैं और आपने एक नई विधा भी हमने आपके बारे में देखी है कि आप आजकल ज्योतिष और अध्यात्म की तरफ भी आपका रुझान बढ़ा है। तो इस बारे में बताइए कि आप एकदम से पुलिसिंग से ज्योतिष और अध्यात्म की तरफ कैसे जुड़ गए? ये तो प्लेनेटरी पोजीशंस हैं जी। मैं बचपन में पंडित जी ने बताया था कि मेरे शिक्षा में ब्रेक होगा, तो मैं पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था। तो पिताजी को डर लग गया कि फेल तो नहीं होगा, कहीं बीमार ना पड़ जाए एग्ज़ाम में। ब्रेक तो 2 तरह से हो सकता है, या फेल हो जाओ या बीमार पड़ जाओ। तो खैर मैं कहीं फेल वेल नहीं हुआ और बीमार भी नहीं पड़ा, लेकिन घर वाले चिंतित थे। MSc किया, PhD किया, IFS हो गया, IPS हो गया। उसके बाद IT एक्ट आया तो मैंने MCA किया। तो शिक्षा में ब्रेक तो हो गया 20 साल का। अच्छा। फिर उसके 10-12 साल के बाद LLB किया, फिर 10 साल का ब्रेक हो गया। फिर ज्योतिष में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अभी स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ। तो एंड प्रॉपर लिखत पढ़त का मेरा एक तो ये, अगर किसी चीज़ में कोई रुझान हो, कुछ हो, तो उसके अल्फ़ाबेट्स को जानना चाहिए। मेरे से ऐसा नहीं होता कि मैंने 4 किताब पढ़ ली, हॉरोस्कोप की, कुंडली दर्पण पढ़ लिया और मैं बताने लगूँ। तो अच्छा, मैं समझता यही था पहले कि ज्योतिष यही है, 4-5 कुंडली और उस सब से है। बट ज्योतिष बहुत डिफरेंट चीज़ है। ज्योतिष इज़ नॉट जस्ट कि प्रिडिक्टिव ज्योतिष। और मैं आपको कहूँ कि ज्योतिष में पहली चीज़ तो ज्योतिष क्या है? ज्योति मीन्स प्रकाश और ईश मीन्स ईश्वर। ज्योतिष ईश्वर का प्रकाश है, ये डिवाइन साइंस है, ये प्योर मैथमेटिक्स है, 100% सही है। सिर्फ ये है कि हमें आती नहीं है। ये आप पेपर्स लिए हैं, मुझे पढ़ना नहीं आते, ये चाइनीज़ में लिखे हुए मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, छोटा मोटा पढ़ के कुछ इंटरप्रिटेशन निकालता हूँ। ज्योतिष में 3 चीज़ें होना चाहिए। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ नॉलेज, आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा आपका प्रिडिक्शन होना चाहिए और तीसरा आपकी रेमेडी होना चाहिए, तो ही होता है। लोग रेमेडी किताब पढ़ लेते हैं, लाल किताब की रेमेडी, और एक कस्टमाइज रेमेडी सबको देने लगते हैं। कद्दू काट दो, कद्दू बहा दो, ये कर दो, होता है। ज्योतिष शास्त्र बहुत ही गूढ़ विद्या है और हजारों, लाखों, करोड़ों साल में डेवलप हुई है। ज्योतिष के 18 प्रवर्तक थे, फाउंडर्स। फाउंडर वो होता है जिसको ज्योतिष के सिद्धांतों को पूरा स्थापित करता है अपने उससे, वो फाउंडर होता है। ऐसे 18, इसको प्रवर्तक कहते हैं। 18 प्रवर्तक हुए हैं। फिर उसके बाद होता है आचार्य। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने को आचार्य बोलते हैं। आचार्य वो नहीं होता है। शास्त्रों के हिसाब से आचार्य वो होता है जिसे किसी विद्या का संपूर्ण ज्ञान हो, वो ज्ञान को बांटता भी हो लोगों में और उसकी प्रैक्टिस भी करता हो, वो आचार्य कहलाता है। चाणक्य आचार्य थे। तो ये लोग आचार्य होते थे, बड़े बड़े। तो खैर आजकल तो जो MA देते हैं उसको आचार्य बोलते हैं, कि मैंने भी एस्ट्रोलॉजी में आचार्य किया है। बट इतना आसान नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के 3 भाग होते हैं। पहला होता है सिद्धांत, वो गणित होती है बेसिकली, कि आकाशीय पिंड की आपस की दूरी क्या है, कैसे हैं, बिना किसी बेस के आकाश में कैसे लटक रहे हैं, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, एक कल्प क्या होता है, दिन रात कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये पूरा एक गणित होती है कि ग्रहण कब लगता है, कितने सालों में ग्रहण का चक्कर पूरा होता है, ये सब चीज़ें, दिस इज़ कॉल्ड
सिद्धांत ज्योतिष। दूसरी होती है संहिता ज्योतिष, मुंडेन। पहली हो गई एस्ट्रोनॉमी, दूसरी है मुंडेन, कि लार्जर लैंड मास पे और आकाशीय पिंडों का, ग्रह नक्षत्रों का, अप्रकाशित ग्रह, प्रकाशित ग्रह, इनका क्या असर होता है। तो इसमें जो जैसे सुनामी है, कोविड है, फसल की जो कहना चाहिए कीमत है, वर्षा है, आंधी है, तूफान है, बिजली गिरना है, ये सब मुंडेन ज्योतिष है। एंड थर्ड होती है प्रिडिक्टिव ज्योतिष, दैट इज होरा शास्त्र, जो कुंडली वगैरह में निकालते हैं। ज्योतिष बेसिकली मुहूर्त निकालने के लिए थी, बट आजकल तो हर आदमी परेशान है, और परेशान है तो लोग लूटते हैं उसको, क्योंकि बहुत कम ज्ञान पे लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं और ज़्यादातर बेवकूफ़ बनाते हैं। ख़ास तौर से तो यूट्यूब पे मैं देखता हूँ एट्रोसियस, मतलब क्या ट्रेस नहीं बेचते हैं, और लोग इतने परेशान रहते हैं। मैं तो कई लोग का जानता हूँ 3-3, 4-4 लाख रुपए लेते हैं, और 3 महीने बाद का आपको समय देंगे। जी। अरे आप किस तरीके से करते हैं? आपके पास अगर कोई आता है ज्योतिष से जुड़ा कोई भी समस्या लेकर, तो आप उनको कैसी समझाइश देते हैं? मैं तो जितना मुझे ज्ञान है उतना उनको बताता है। बेसिकली ये गाइडिंग फोर्स होता है, बताता हूँ ये समय अच्छा चल रहा है, खराब है, इससे अच्छा हो जाएगा, और कुछ उपाय हैं वो मैं बताता हूँ। अच्छा, वो देखो, जप और तप करने का किसी के पास समय नहीं है, और शास्त्रों में कहीं भी किसी भी ग्रंथ में किसी दूसरे की पूजा किसी ने नहीं कराई है। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हम ज्योतिष की बात कर ही रहे हैं, तो ज्योतिष हमारे जीवन में निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है या केवल एक आत्मचिंतन का माध्यम है? क्या कह सकते हैं? दोनों। देखिए, आपके हॉरोस्कोप में, मतलब ज्योतिष का हम केवल प्रिडिक्टिव होरा शास्त्री बात कर रहे हैं। आपके हॉरोस्कोप में आपका जुपिटर का प्लेसमेंट बताता है कि आप पिछले जन्मों से आपके जो पुण्य हैं या पाप हैं वो कैसे थे। उसके बाद आपको एक मौका मिलता है शनि के प्लेसमेंट से कि आप अपने कर्मों से अपना बाकी जीवन सुधार सकते हैं। कहते शनि वृद्ध प्लैनेट में मानते हैं, देर से आता है जीवन में। उसकी आयु 42 साल के बाद अगर एक्टिव हुआ है, 36 साल के बाद एक्टिव हुआ, तो जो 30-35 साल के जो आपके कर्म हैं उनका फल ही तो उसके बाद मिलता है। तो अगर मान लो प्रारब्ध आप खराब लेके आए हो, तो सुधरने का एक मौका शनि से मिलता है आपको जीवन में। तो सर, आपने हमें बहुत सी बातें बताई। हमने आपसे पुलिसिंग के बारे में भी बातें की, और हमने आपसे साइबर क्राइम से रिलेटेड की, जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित है, लोग उससे दो चार होते ही रहते हैं, और दूसरा ज्योतिष। तीनों ही चीज़ों के बारे में आज हमारे दर्शकों ने समझा भी है, और आपने हमारे युवाओं को संदेश भी दिया है कि किस तरीके से साइबर ठगी से बचा जा सकता है। तो ऐसी नई पुस्तक के बारे में भी आप हमें कोई हिंट दे दीजिए, किस पर लिखी जा रही है? मैं अब तो क्राइम को बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ जी। पुलिसिंग में आई नेवर लुक बैक जी। अब तो ज्योतिष, अध्यात्म या लॉ मेरे लिए है, क्योंकि LLB किया है, प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो ज्योतिष पे एक किताब लिख रहा हूँ, माइथोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का फ्यूज़न है, देवऋषि नारद पे। और मैंने अभी जो टाइटल दिया उसका, द सेलेस्टियल जर्नलिस्ट देवऋषि नारद फ्रॉम हेवेंस टू हेडलाइंस। और मैंने उसमें अक्रॉस द कल्चर्स इन द वर्ल्ड नारद ऋषि के जो आर्कीटाइप्स हैं, जो पैरेलल्स हैं, उनको ट्रेस किया है। मेरा ये मानना है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई थी, केवल भारतवर्ष नहीं बनाया था। तो सभी कल्चर, सभी रिलीजन वो ब्रह्मा जी के ही हैं। बाद में हम लोग आपस में बंट गए। सूर्य चंद्र सबको प्रकाश देते हैं, पूरी दुनिया को, वो केवल हमारे अकेले नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है। सृष्टि में जैसे वीनस है, अब ग्रीक और रोमन में वीनस कहते हैं, हमारे यहाँ शुक्र कहते हैं। प्लेनेट तो सेम है, जुपिटर सबका है, नक्षत्र सबके हैं। तो नारद ऋषि के हमने इस किताब में आर्कीटाइप्स खोजे हैं कि रोमन में मर्क्यूरियस है, ग्रीक में हर्मेस है, और इस्लाम में जिब्रैल है, जो अल्लाह से होली कुरान लेके प्रॉफिट को देते हैं। वो क्या, गॉड के मैसेंजर ही तो हैं। थ्रॉथ है इजिप्शियन कल्चर में, जो गॉड के मैसेज को लिखते हैं। चाइनीज़ में मंकी किंग है,
तो ऐसे अमेरिकन में द नेटिव फूल है। तो हर माइथोलॉजी में एक नारद जी का पैरेलल है जो गॉड के मैसेज को मॉर्टल्स तक पहुंचाता है। बाकी ये उसमें मैंने नारद पुराण, नारद संहिता के ट्रांसलेशंस किए हैं, कुछ उनके नारद के सूक्त दिए हुए हैं, और जो 18 ज्योतिष शास्त्र के फाउंडर हैं उनके बारे में लिखा है कि इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो हम जल्दी आपकी नई पुस्तक को पढ़ेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।